अरब का लोन लिया, फिर 1 अरब खर्च करके एक लोहे का मजबूत किला बनवाया। इसके बाद 2 अरब देकर एक पूरा वेयरहाउस सुपरमार्केट खरीद लिया और उसी रात उसका सारा सामान खाली करवा लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। फिर लगातार 30 बोतल रेड वाइन पीकर आंखें बंद करके उस पल का इंतजार करने लगा, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे पूरी दुनिया एक लंबे बर्फीले युग में डूबने वाली है। भयानक बर्फीला तूफान ज्यादातर इंसानों को बेरमी से निगल जाएगा। जैसे ही रात के 12 बजे पूरी दुनिया पर एक रहस्यमयी कणों की लहर फैल गई। अचानक रात का आसमान अजीब सी सफेद रोशनी से चमक उठा। आधी रात होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो। लोग अभी समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। शुरुआत में उसके टुकड़े बहुत छोटे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो एक भयानक बर्फीले तूफान में बदल गए। पूरे शहर का आसमान बर्फ से ढक गया। सड़कों पर ट्रैफिक पल भर में ठप हो गया। हड्डियां जमा देने वाली ठंड हर तरफ फैल चुकी थी। घबराए हुए लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते पूरी दुनिया में अचानक आई इस खतरनाक ठंड की खबर इंटरनेट पर छा गई। कुछ ही देर में सोशल मीडिया लोगों की चीखों और घबराहट से भर गया। कोई कह रहा था कि इस बार सर्दी बहुत जल्दी आ गई। किसी के घर में सिर्फ हल्के कपड़े बचे थे और कुछ बेवकूफ तो इस बात पर खुश हो रहे थे कि अब कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तुम लोगों को अभी अंदाजा भी नहीं है कि असली डरावना सपना तो अब शुरू हुआ है। ये कोई आम बर्फबारी नहीं थी, ये कभी रुकने वाली नहीं थी। तापमान लगातार गिरता जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे और आखिर में लोगों के पास सिर्फ 2 ही अंजाम बचेंगे, ठंड से मरना या भूख से मरना। मैंने कमरे में पड़े पहाड़ जैसे सामान की तरफ देखा। इतना सामान था कि मैं आराम से 100 साल तक निकाल सकता था। मैंने आराम से फायर प्लेस जलाई, सोफे पर बैठा और चैन से सो गया। जब मेरी आँख खुली तब तक पूरी शहर बर्फ के नीचे दब चुका था। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेद चादर दिखाई दे रही थी। सड़कें, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ सब गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। बाहर बर्फीला तूफान अब भी पहले की तरह कहर बरपा रहा था। टीवी पर लगातार तबाही की खबरें चल रही थी। सिर्फ एक रात में तापमान -100 डिग्री तक पहुंच चुका था। दुनिया की ज्यादातर प्रजातियां खत्म होने के कगार पर थी। सिर्फ पिछली रात ही हजारों लोग इस ठंड को नहीं झेल पाए। समुद्र किनारे रहने वाले कई लोग जिंदा ही बर्फ की मूर्तियां बन गए। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में अफरात फरी मच गई। लोग पागलों की तरह खाने पीने का सामान खरीदने दौड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाहर का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। भारी बर्फ की वजह से घरों के दरवाजे तक बंद हो गए। बेबस लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह ये आफत खत्म हो जाए। लेकिन मैं आराम से अपने सुरक्षित घर के अंदर रेड वाइन पी रहा था और गर्मा गर्म स्टेक का मजा ले रहा था। मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। आखिर इस सेफ हाउस पर मैंने 1 अरब खर्च किए थे। अंदर का तापमान हमेशा आरामदायक 22 डिग्री पर बना रहता था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर उसी दिखावटी मासूम लड़की का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही वो रोने लगी। उसने मुझसे थोड़ा सा खाना मांगा और कसम खाकर बोली कि ये मुसीबत खत्म होते ही सब कुछ कई गुना वापस कर देगी। लेकिन मैं उसकी असली फितरत अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने बिना एक पल गवाए सीधा उसका फोन काट दिया। पिछली जिंदगी में मैं इसी की मासूम बनने वाली चाल में फंस गया था। उसकी हालत देखकर मैंने अपना खाना तक उसे दे दिया, लेकिन बदले में उसने मेरे एहसान का कर्ज चुकाने की बजाय बाहर के लोगों के साथ मिलकर मुझे ही मरवा दिया। इतना ही नहीं, मेरी हड्डियों तक का सूप बना दिया। ये सब याद आते ही मेरा खून खौल उठा। मन तो कर रहा था कि अभी जाकर उसका काम तमाम कर दूं, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। फिर मैंने उसे एक संदेश भेजा। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर का सारा राशन तो खत्म हो गया, बस सुबह बनाया हुआ एक स्टेक बचा है। संदेश भेजने के बाद मैंने जानबूझकर मेज पर रखे स्टेक और रेड वाइन की फोटो खींची। फिर सिर्फ उसे और जलाने के लिए पतले कपड़ों में अपनी एक तस्वीर भी भेज दी। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बाहर इतनी भयानक ठंड है और मैं सिर्फ हल्के कपड़ों में आराम से बैठकर बढ़िया खाना खा रहा हूँ। स्टेक और रेड वाइन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत जवाब भेजा। उसके हर शब्द से लालच साफ झलक रहा था। वो बार बार कहने लगी कि उसे भी वही खाना चाहिए। अगर ये पिछली जिंदगी वाला मैं होता तो बर्फीले तूफान में भी उसके लिए खाना लेकर दौड़ पड़ता, लेकिन अब मैं वो बेवकूफ नहीं था। मैंने आराम से सिर्फ एक जवाब भेजा, खाना है तो खुद सुपरमार्केट जाकर खरीद लो। मेरा जवाब पढ़ते ही वो गुस्से से आगब बुला हो गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आराम से अपनी जमा की हुई किताबों में से एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। आने वाली इस महाप्रलय की तैयारी में मैंने ढेर सारी किताबें भी इकट्ठा की थी, क्योंकि इस दुनिया में जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतने ही ज्यादा समय तक जिंदा रहने की उम्मीद होगी। तीसरा दिन, यही
असली मोड़ था। मुझे पहले से पता था कि आज क्या होने वाला है, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोया, बस उसी पल का इंतजार करता रहा। और फिर पूरी दुनिया की बिजली एक साथ चली गई। बिजली जाते ही एक के बाद एक सारी व्यवस्था ठप पड़ने लगी। पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। पानी और बिजली दोनों के बिना आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। लेकिन मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। मैंने पहले से 2 साइलेंट जनरेटर चालू कर दिए थे, इसलिए मेरे घर की बिजली पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं आराम से फोन चलाने लगा। पूरे इंटरनेट पर लोग बिजली और पानी बंद होने की शिकायत कर रहे थे। सरकारी विभाग अभी भी यही कह रहे थे कि सिस्टम की मरम्मत चल रही है और सब जल्द ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त सरकार खुद अपनी जान बचाने में लगी हुई है। इस महाप्रलय में अगर किसी के भरोसे जिया जा सकता है तो वो सिर्फ खुद का। असल मायनों में आज से ही दुनिया का अंत शुरू हुआ था। बिजली खत्म, खाना खत्म और अब इंसान की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। तभी मेरी नजर सोसाइटी के ग्रुप पर पड़ी। ग्रुप में पड़ोसी और बाकी सभी लोग लगातार बातें कर रहे थे। तभी किसी ने लिख दिया कि मेरे घर में खाने पीने का ढेर सारा सामान है, ईंधन भी है और मैं तो इस तबाही के बीच भी आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कई लोग तुरंत उसकी बात की पुष्टि करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से मुझे घर में ढेर सारा सामान ले जाते देखा था। इतना ही नहीं, किसी ने मेरा वो वीडियो भी ग्रुप में भेज दिया जिसमें मैं आराम से स्टेक खा रहा था और रेड वाइन पी रहा था। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप मेरे खिलाफ हो गया। हर कोई मुझे स्वार्थी कहने लगा, अपनी सारी परेशानियों का दोष मुझ पर डाल दिया। कुछ लोग तो खुलेआम कहने लगे कि मुझे अपना सारा सामान सब में बांटना ही होगा और अगर मैंने मना किया तो वो जान की बाजी लगाकर भी मेरे घर का दरवाजा तोड़ देंगे। अब तो तरह तरह के लोग सामने आने लगे। कोई हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था, कोई घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहा था, तो कोई बड़ी बड़ी बातें करके मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक था, मेरे सामान पर मुफ्त में हाथ साफ करना। उनकी बेशर्मी भरी बातें देखकर मैंने ग्रुप में सिर्फ एक संदेश भेजा, क्या मैं तुम लोगों का कोई अपना लगता हूँ? आखिर किस हक से मेरा सामान तुम लोगों में बांट दूं? ऐसी हालत में किसी को समझाना बेकार था। जब इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है तो जिंदा रहने के लिए अपनी सारी शर्म और उसूल छोड़ देता है और ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। पिछली जिंदगी में भी मैंने दया दिखाकर अपने घर का दरवाजा खोला था, लेकिन अंदर आते ही इन्हीं पड़ोसियों ने मेरे सिर पर ईंट मार दी। मैं पूरी तरह मरा भी नहीं था और ये लोग मुझे टुकड़ों में काटकर खाने की तैयारी करने लगे थे। लोगों का असली चेहरा मैं पहले ही देख चुका था। इस बार मैं किसी पर दया करने वाला नहीं था। मैं तो बस इन दयनीय और घटिया लोगों के साथ खेलना चाहता था। मैंने सीधे ग्रुप में लाइव वीडियो शुरू कर दिया। फिर एक महंगी रेड वाइन की बोतल और बढ़िया फ्रेंच फोआ ग्रा निकालकर सबके सामने आराम से खाना पीना शुरू कर दिया। ये नजारा देखते ही लोगों के निजी संदेशों की बाढ़ आ गई। कई महिला पड़ोसियों ने इशारों इशारों में मुझसे सौदा करने की बात कही। उन्हें समझ आ चुका था कि अब पैसे की कोई कीमत नहीं रही, इसलिए वो खाने के बदले खुद को सौंपने तक की बात करने लगी। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी लालच में आ गए। कोई मुझे अपना बड़ा भाई बनाने की बात कर रहा था और कुछ तो हद ही पार कर चुके थे। उनका मकसद सिर्फ किसी भी तरह मेरा खाना हासिल करना था। मैंने सारे संदेश एक एक करके देखे, लेकिन इनमें मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने आराम से फोन स्टैंड पर लगाया, उसे अपने सामने रखा और सोफे पर लेट गया। अब मैं बस इंतजार कर रहा था कि ये लोग अगला कौन सा नया तमाशा करने वाले हैं। मैं आराम से सोफे पर लेटा था। एक हाथ में रेड वाइन थी तो दूसरे हाथ में फोआग्रा और खिड़की के बाहर गिरती उस खूबसूरत लेकिन जानलेवा बर्फबारी का मजा ले रहा था। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया, लेकिन बाहर बर्फ गिरना जरा भी नहीं रुका। पूरा शहर अब सफेद खंडहर में बदल चुका था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से याद था कि ये बर्फबारी अभी कम से कम 1 महीने और चलने वाली है। तब तक चौथी मंजिल से नीचे का सब कुछ बर्फ में दब जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता था। समय बिताने के लिए मैं पड़ोसियों के भेजे हुए संदेश पढ़ रहा था। तभी ढेर सारे बेकार संदेशों के बीच एक नाम पर मेरी नजर जाकर रुक गई। झोकर। उसका संदेश बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। न उसने रो रो कर दया मांगी, न कोई बहाना बनाया और न ही मुझे लुभाने की कोशिश की। उसने बहुत शांत तरीके से लिखा, मिस्टर झांग, मेरे घर का खाना और दवाइयाँ लगभग खत्म हो चुकी है। अगर आप मेरी मदद करें तो बदले में मैं आपको जरूरत पड़ने पर मेडिकल सेवा दे सकती हूँ। उसका संदेश पढ़ते ही उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। वो
फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल की 26 साल की डॉक्टर थी। लंबी, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सोचने की आदत थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। सच में डॉक्टर होने का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। उसने किसी की तरह भीख नहीं मांगी, उसने अपनी कीमत बताई और बदले में सौदे की बात की। ये तरीका मुझे पसंद आया। इस महाप्रलय में सिर्फ वही इंसान जिंदा रहने के लायक है जो अपनी कोई न कोई कीमत साबित कर सके। फिर भी मैं उसे अपने घर के अंदर लाने का कोई इरादा नहीं रखता था, क्योंकि इस दुनिया में अब किसी पर भी भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि झू कैर को अपनी आंख और कान बनाऊंगा। वो बाहर रहकर पड़ोसियों की हर हरकत पर नजर रखेगी और समय रहते मुझे खबर देगी। वैसे भी मुझे कोई डर नहीं था। इस लोहे के किले को बनवाने में मैंने बेहिसाब पैसा खर्च किया था। इसमें अनगिनत सुरक्षा इंतजाम लगाए गए थे और ये सब मैंने आज के दिन के लिए ही किया था। उधर जब पड़ोसियों ने देखा कि मैं किसी भी तरह मानने वाला नहीं हूँ, तो उनका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। सुन झिझाओं ने एक नया ग्रुप बनाया और मुझे छोड़कर बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को उसमें जोड़ लिया। मेरी आराम की जिंदगी देखकर सबकी आंखें जल रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह मुझे मारकर मेरा सारा सामान छीन लिया जाए। ग्रुप में लगातार भड़काऊ संदेश आने लगे। हथियार उठाओ, सब साथ चलो, उसका सामान छीन लो। स्क्रीन के उस पार भी उनकी पागलपन साफ दिखाई दे रही थी। तभी झू कैर का संदेश आया, सावधान रहिए, ये लोग अब आपके फ्लोर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने संदेश पढ़ा और आराम से सिर्फ 3 शब्द लिखे, मुझे पता है। उधर झू कैर अपने घर में बैठी थी। मेरा जवाब देखकर उसने फिर लिखा, पूरी बिल्डिंग के लोग भड़क चुके हैं। आपका वीडियो देखने के बाद सब पागल हो गए हैं। आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा? उसके हिसाब से सबसे समझदारी वाला तरीका यही था कि मैं थोड़ा बहुत सामान बांट दूं। इससे लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाता और मेरी जान भी बच जाती। आखिर अकेला इंसान 100 से ज्यादा पागल लोगों का सामना कैसे कर सकता था? लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। मैंने उसे कुछ भी समझाना जरूरी नहीं समझा, बस एक संदेश भेजा, याद रखना इस बार तुम यहाँ मत आना। मैं सिर्फ एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, अब बस तमाशा देखना। मेरा जवाब पढ़कर झू कैर और भी उलझ गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे अंदर इतना भरोसा आया कहाँ से, जो मैं अकेला पूरी बिल्डिंग के 100 से ज्यादा पागल लोगों का सामना करने जा रहा था। कुछ ही देर बाद मेरे पैरों के नीचे हल्का कंपन महसूस होने लगा। मुझे समझते देर नहीं लगी। 100 से ज्यादा लोग सीढ़ियां चढ़कर मेरी तरफ आ रहे थे। थोड़ी ही देर में किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। झांगी, बाहर निकल, अगर ठीक से नहीं निकला तो अंदर घुसकर तुझे मार डालेंगे, ये तेरा आखिरी मौका है। उनकी धमकियां सुनकर भी मैं बिल्कुल शांत था। मैंने बिना कुछ बोले सुरक्षा सिस्टम का हाई वोल्टेज बटन दबा दिया। जो आदमी सबसे आगे खड़ा होकर दरवाजा तोड़ रहा था, उसी पल तेज करंट ने उसे जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दर्द से उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। सीढ़ियों में 100 से ज्यादा लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। जैसे ही पहले आदमी को करंट लगा, वैसे ही उसके पीछे खड़े कई लोग भी करंट की चपेट में आ गए। करीब 10-15 सेकंड बाद मैंने बिजली बंद कर दी। जमीन पर कई लोग पड़े थे। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। पूरी सीढ़ियों में जले हुए मांस और धुएं की तेज बदबू फैल गई। ये नजारा देखते ही भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई। इस कमीने ने पड़ोसियों को मार दिया, इसे जिंदा मत छोड़ो, सब मिलकर दरवाजा तोड़ दो। इतना सुनते ही कई लोग एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा उठाकर मेरे दरवाजे पर पूरी ताकत से मारने लगे। हर टक्कर के साथ मेरा घर हल्का हल्का हिल रहा था। यहाँ तक कि मेज पर रखा पानी का गिलास भी कांपने लगा। लेकिन मैं आराम से सोफे पर बैठा संगीत सुन रहा था। बाहर जितना जोर से वो लोग दरवाजा पीट रहे थे, मुझे उतना ही मजा आ रहा था। काफी देर तक पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। तभी एक आदमी पास आकर उसे ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल वो घबराकर चिल्लाया, ये कोई आम दरवाजा नहीं है, ये तो बैंक के वॉल्ट वाला सिक्योरिटी दरवाजा है। बैंक के वॉल्ट वाला दरवाजा सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। एक आदमी घबराकर बोला, तो अब इसे तोड़ेंगे कैसे? तभी भीड़ में खड़ा एक बैंक कर्मचारी कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लकड़ी के लट्ठे से तो भूल जाओ, ऐसे दरवाजे को तुम लोग विस्फोटक से भी नहीं तोड़ सकते। उसकी बात सुनते ही सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बाहर पूरा माहौल अफरात फरी में बदल गया। सीढ़ियां पहले ही बहुत तंग थी, ऊपर से 100 से ज्यादा लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। किसी के पास हिलने तक की जगह नहीं थी। उधर मैं आराम से अपना अगला कदम उठाने लगा। मैंने अपनी प्रोफेशनल क्रॉसबो उठाई और उस पर खास जहर वाले तीर चढ़ा दिए। इन तीरों की खास बात ये थी कि अगर हल्की सी खरोंच भी लग जाए तो दवा और इलाज के बिना इस हालात में बचना लगभग नामुमकिन था। मैंने लगातार दर्जनों तीर चला दिए। कुछ देर बाद हाथ थकने लगा तो मैं आराम से रसोई में गया। फ्रिज खोला, अपनी पसंदीदा ठंडी ड्रिंक निकाली
और आराम से पीने लगा। उधर बाहर जब लोगों को समझ आ गया कि मेरा दरवाजा किसी भी हालत में नहीं टूटेगा तो सब बुरी तरह परेशान हो गए। तभी किसी ने अचानक कहा, दरवाजा स्टील का है लेकिन दीवार तो ईंट और सीमेंट की बनी है, अगर हम सब मिलकर दीवार तोड़े तो अंदर जरूर पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत बड़ा उपाय मिल गया हो। मैंने कैमरे में उनकी खुशी देखी और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो करना है कर लो, तुम लोगों के पास जितनी चालें हैं उससे कहीं ज्यादा तैयारी मैंने पहले ही कर रखी है। इस किले को बनाने में मैंने पूरे 1 महीने की मेहनत और बेहिसाब पैसा लगाया था। इसे ये बिखरी हुई भीड़ इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। अगले ही पल भीड़ में से एक हटा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से बड़ा हथौड़ा उठाया और पूरी शक्ति के साथ दीवार पर दे मारा। पहले ही वार में दीवार का पलस्तर टूट गया, सफेद चूना नीचे गिरने लगा। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें अंदर घुसने का रास्ता मिल गया है। अब हर कोई पहले से भी ज्यादा ताकत लगाकर दीवार तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उस हटे कटे आदमी ने दूसरी बार हथौड़ा पूरी ताकत से दीवार पर मारा, टन लोहे से टकराने की तेज आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। अगले ही पल जबरदस्त झटके से वो आदमी कई कदम पीछे जा गिरा। उसके दोनों हाथों की पकड़ फट चुकी थी, खून बहने लगा। लेकिन बाहर की जमा देने वाली ठंड में वो खून भी कुछ ही सेकंड में जम गया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। ये आखिर हुआ क्या? किसी को समझ ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी दीवार है जो हथौड़े को वापस उछाल दे और वार करने वाले को ही घायल कर दे। तभी कुछ लोग आगे बढ़े और दीवार का टूटा हुआ पलस्तर पूरी तरह हटाने लगे। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीवार के अंदर भी मोटी स्टील की परत लगी हुई थी। काले रंग की ठंडी धातु चमक रही थी। सबने एक साथ ठंडी सांस ली। एक पड़ोसी वही बैठकर चिल्लाने लगा, ये कैसे हो सकता है? कौन अपने घर की दीवारों में स्टील लगवाता है? दूसरा बोला, मुझे यकीन नहीं, पूरा घर लोहे का नहीं हो सकता। ये कहकर वो पागलों की तरह दूसरी दीवारों पर भी हथौड़ा मारने लगा। उधर मैं घर के अंदर बैठा ये सब देख रहा था। मेरे चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम लोगों के दिमाग में जो भी आएगा उसकी तैयारी मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। माफ करना, लेकिन मेरे घर की हर दीवार 20 सेंटीमीटर मोटे स्टील अलॉय से बनी है। इसे तोप का गोला भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। तुम लोगों की हथौड़ी तो बहुत छोटी चीज है। बाहर खड़े सभी लोग उस लोहे की दीवार को खाली निगाहों से देखते रह गए। उनके दिल बाहर जमी बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था ये कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक अभेद्य किला था। भीड़ में कोई टूट कर चिल्लाया, आखिर कौन इतना पागल होगा जो अपने घर को इस तरह का किला बना दे? कुछ लोग तो वही बैठकर रोने लगे। तभी अचानक एक पड़ोसी जोर से चिल्लाया, रुको, अभी एक रास्ता बचा है। इसके घर में बड़ी कांच वाली बालकनी है, अगर वहाँ से घुस जाएं तो अंदर पहुँच सकते हैं। ये सुनते ही सबकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उन्हें लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। सभी लोग भागकर बगल वाले फ्लैट में घुस गए। दोनों बालकनियों के बीच करीब 15 सेंटीमीटर का फासला और लोहे की रेलिंग थी। लेकिन इस वक्त जान बचाने की चाहत के आगे ये रुकावट कोई मायने नहीं रखती थी। हालांकि बालकनी का बाहर वाला हिस्सा सीढ़ियों जैसा नहीं था। सीढ़ियों में फिर भी थोड़ी गर्माहट बची हुई थी, लेकिन बाहर सामने था जमा देने वाली ठंड का असली नरक। तेज बर्फीली हवा चल रही थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसी ठंड में कोई इंसान कुछ ही घंटों में बर्फ की मूर्ति बन सकता था। लेकिन अब उन लोगों की आंखों पर लालच चढ़ चुका था। उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मेरा सामान। सब पागलों की तरह चिल्लाते हुए मेरी बालकनी में कूदने लगे। इधर मुझे भी उनकी हरकत का तुरंत पता चल गया। हम दोनों के बीच सिर्फ एक बड़ी कांच की दीवार थी। अगले ही पल सबने अपने हाथों में पकड़े हथौड़े और औजार पूरी ताकत से उस कांच पर बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया। मैं आराम से अपनी लेटने वाली कुर्सी खींचकर खिड़की के सामने ले आया, फिर आराम से उस पर लेट गया। अपने लिए गर्मा गर्म कॉफी का एक कप बनाया और सामने खड़े उन लोगों का तमाशा देखने लगा। धड़ाम 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 लगातार हथौड़ों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर खड़े वो लोग बर्फीले तूफान के बीच पागलों की तरह कांच पर वार करते जा रहे थे। उनके हाथ छिल चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं रहा। उनके हाथों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन जमा देने वाली ठंड में वो खून भी तुरंत जम जाता। फिर भी किसी को अपने दर्द की परवाह नहीं थी। सबकी नजर सिर्फ मेरे घर के अंदर रखे खाने पर टिकी हुई थी। जब वो दीवार तोड़ रहे थे तब उनके लालच का अंदाजा इतना नहीं लग रहा था, लेकिन अब पारदर्शी कांच के उस पार मेरी जिंदगी देखकर उनकी आंखें पूरी तरह लालच से भर गई। चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, रोस्ट चिकन, इन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे इंसान के सामने खजाना रख दिया गया हो। सिर्फ 15 दिन इन चीजों से दूर रहने के बाद उनके लिए ये खाना किसी सपने से कम नहीं था। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकत से कांच
तोड़ने लगे। उधर मैं आराम से कॉफी की चुस्की लेते हुए उनका तमाशा देख रहा था। फिर मन ही मन हंसकर बोला, किसने कहा कि हर कांच आसानी से टूट जाता है? ये कोई साधारण शीशा नहीं, करोड़ों खर्च करके लगवाया गया बुलेट प्रूफ ग्लास है। मुझे आज भी सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर की बात याद थी। उसने पूरे भरोसे से कहा था, इतनी मोटाई वाला ये ग्लास सिर्फ गोलियों से नहीं, तोप के गोलों से भी बच सकता है। और अब उसकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। कुछ देर तक लगातार वार करने के बाद आखिर उन लोगों को भी समझ आने लगा कि मामला गड़बड़ है। उन्हें लगा था कि 2-4 वार में कांच टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। उनके हाथ सुन्न हो गए और कांच पर एक छोटी सी दरार तक नहीं आई। 10-12 लोग बारी बारी से काफी देर तक हथौड़े चलाते रहे, लेकिन नतीजा वही, कुछ भी नहीं। आखिर एक आदमी टूटकर चिल्लाया, ये आखिर कैसा कांच है? दूसरे ने कांपती आवाज में कहा, कहीं ये बुलेट प्रूफ ग्लास तो नहीं? उसकी आवाज में डर और निराशा साफ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी हो। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। जब ये शीशा तोप का गोला झेल सकता है, तो तुम्हारे हाथों के ये हथौड़े और लोहे के औजार इसकी क्या ही बिगाड़ लेंगे? तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान